हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड हिंदी का क्लास 12 का बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब प्रश्न को करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अगर हो सके तो एक कॉपी और पेन लेके भी बैठ जाइएगा, ताकि जो भी आपको नोट कराते चले उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रगीत और समाज निबंध के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो प्रगीत और समाज क्या है, तो एक निबंध है, और इस निबंध को किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वाद विवाद निबंध जो है उस निबंध संग्रह से प्रगीत और समाज निबंध को लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब आप लोग को क्या याद रखना है कि प्रगीत और समाज एक निबंध है, और इस निबंध के निबंधकार यानी कि इस निबंध के लेखक कौन है, तो नवंबर सिंह जो है ये प्रगीत और समाज निबंध के लेखक है। इसको भी याद रखिएगा, नवंबर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी शब्द है। तो आदमी शब्द जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, फारसी का शब्द है, अरबी का शब्द है, किसका शब्द है, तो आदमी शब्द जो है ये फारसी का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारसी का शब्द है आदमी शब्द। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट आप लोग कर लीजिएगा कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं देखता हूं ये कौन सा वाक्य है। मैं देखता हूं ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। तो मैं देखता हूं मतलब सिंपल सा है कि मैं देख रहा हूं, या उसने देखा, उसने कहा, ये सब सिंपल बात है, यानी ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। इसी में रहता उसने मुझसे कहा तब मैंने देखा, अगर इस तरह से रहता तो हो जाता संयुक्त वाक्य। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मैं देख रहा हूं, या फिर रहेगा उसने देखा, मैं देखता हूं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरछ किस प्रकार की रचना है। तिरछ जो है ये किस प्रकार की रचना है, तो पहले तो ये समझिए कि तिरछ है क्या। तो तिरछ जो है कहानी है। तिरछ क्या है, तो एक कहानी है। नोट कर लीजिएगा कि तिरछ एक कहानी है, और इस कहानी के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश इस कहानी के लेखक हैं। ठीक है, कि तिरछ एक कहानी है और इस कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि तिरछ जो कहानी है ये किस प्रकार की रचना है, यानी तिरछ जो है किस प्रकार की कहानी है, तो आधुनिक त्रासदी कहानी है। तिरछ जो है किस प्रकार की कहानी है, तो आधुनिक त्रासदी कहानी है तिरछ। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वहीं ये जो कविता संग्रह है ये किसके द्वारा रचित है, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और चीज आपको याद रखना है कि अशोक वाजपेयी के द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सी कविता लिखी गई है, तो हार जीत कविता जो है उसको भी किसने लिखा है, तो अशोक वाजपेयी ने ही लिखा है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ज्ञानद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ज्ञानद्रपति हैं कौन, तब ना हम बताएंगे कि वो किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ज्ञानद्रपति जो है वो आपके चैप्टर है गांव का घर। गांव का घर एक कविता है, सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है ना, उस लास्ट चैप्टर के लेखक है ज्ञानद्रपति। ठीक है, उसमें जो ज्ञानद्रपति लेखक है वो किस प्रशासनिक पद पर थे, तो वो किस प्रशासनिक पद पर थे, तो वो कारा अधीक्षक के पद पर थे ज्ञानद्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पूछिएगा कारा अधीक्षक किसको कहते हैं, तो जो जेलर होते हैं ना उसी को हम कारा अधीक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस साल जो 2023 का एग्जाम हुआ था इसमें इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था कि ज्ञानद्रपति के माता पिता का क्या नाम है। माता और पिता दोनों का बताना था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें आपको बताना था। 2023 का जो एग्जाम हुआ था आर्ट्स वाला का, उसमें आप लोग देख लीजिएगा 1 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, 1 फरवरी 2023 को, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा ज्ञानद्रपति जो है ये कौन सा कविता लिखे, तो गांव का घर कविता लिखे। ज्ञानद्रपति का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को, और इनके माता पिता का नाम जो इस साल पूछा गया था, तो ज्ञानद्रपति के माता का नाम था सरला देवी और पिता का नाम था देवेंद्र प्रसाद चौबे। याद रखिएगा कि ज्ञानद्रपति के माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे, और ये क्वेश्चन इसी साल एग्जाम में पूछा गया था। देखिए आप लोग वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा। इसमें क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आपका पिछले साल किस साल आ चुका है ये भी आपको बता देंगे। ठीक है ना, जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है और जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है इस साल आ सकता है, उस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए गुल्लड़ का फूल आप कभी देखे हैं, कभी तो नहीं देखे होंगे। गुल्लड़ का फूल कभी देखे ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कभी नहीं दिखाई देना। गुल्लड़ का फूल हम कभी देखते ही नहीं है, मतलब कभी दिखाई नहीं देता है। यानी किसी को हम कहेंगे कि गुल्लड़ का फूल नहीं हो, इसका वाक्य में हम कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे हम कह सकते हैं अनिल तो गुल्लड़ का फूल हो गया, यानी अनिल तो अब कभी दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम कहेंगे कि अनिल गुल्लड़ का फूल हो गया। इसको वाक्य में इस तरह से प्रयोग करते हैं और गुल्लड़ का
फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कभी भी दिखाई न देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको वाक्य में अगर प्रयोग करना हो तो किसी का नाम ले लेंगे, राम का ही ले लेते हैं, तो राम तो गुल्लड़ का फूल हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं, यानी कोई तो कभी दिखाई नहीं देता है, जो कभी दिखाई नहीं देता उसके लिए हम किस मुहावरे का प्रयोग करते हैं? तो गुल्लड़ का फूल होना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? अब ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हेनरी लोपेज, ये तो आप सोचिएगा भाई हिंदी का किताब पढ़े उसमें हेनरी लोपेज, ये तो अंग्रेज वाला नाम आ गया, ये कहाँ से पूछ दिया है? तो ये जो है आपका चैप्टर के 3 भागों में बटा हुआ है, आपका जो बुक है हिंदी का। पहला है गद्यखंड, दूसरा है काव्यखंड, ठीक है। इससे क्या गद्यखंड और काव्यखंड, इससे 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, दोनों से, गद्यखंड से भी और काव्यखंड से भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन लास्ट में आप देखिएगा प्रतिपूर्ति वाला 3 चैप्टर होगा, ठीक है ना। वो 3 चैप्टर जो है उससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और हर एक चैप्टर से ना एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। 3 चैप्टर और तीनों चैप्टर से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। लेकिन अब सोचिएगा उसके लिए पूरा बुक पढ़ जाए, पढ़ने के लिए तो चैप्टर है 3-4 पेज का एक चैप्टर है, मतलब 9-10 पेज में तीनों चैप्टर खत्म है, क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके पास फुर्सत हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ना चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ इसी वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हेनरी लोपेज के बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि हेनरी लोपेज था कौन। तो हेनरी लोपेज जो था वो कौन था? तो पेशगी जो चैप्टर है उसके लेखक का नाम है हेनरी लोपेज। इस तरह से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेशगी चैप्टर को किसने लिखा है, या हेनरी लोपेज ने किस चैप्टर को लिखा है। तो पेशगी चैप्टर जो है उसको लिखा है हेनरी लोपेज ने। अब इस चैप्टर से एक और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। वो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था 1937 में, ठीक है। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था? 1937 में हुआ था, ये तो हम समझ गए, लेकिन हेनरी लोपेज का जन्म हुआ किस देश में था? तो अफ्रीका का एक देश है जिसका कि नाम है कांगो, वहां पर जन्म हुआ था हेनरी लोपेज का। इसके अलावा इस चैप्टर से और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, फिर भी आपको पढ़ना है अपना सेफ साइड के लिए, हमको तो बुक पढ़ना ही है, तो आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा कम भी पढ़ना है तो ऊपर में देखिएगा 5-7 लाइन में हेनरी लोपेज का एक फोटो होगा, उसके बगल में ना बुक में देखिएगा तो एक 4-5 लाइन दिया होगा कि हेनरी लोपेज यहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने ये निबंध लिखा, ये कहानी लिखा, कहानी तो नहीं लेकिन ये लिखा है, इतना कहानी, इतना उपन्यास लिखा है, वो सब अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आप पूछा जाता है, 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन सिर्फ इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो भी हर एक चैप्टर से। 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति का, तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए। अब वैसे भी इस जितना आपको बता रहे हैं ना, इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, इसके अलावा कुछ तो पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भीड़ शब्द संज्ञा है। तो भीड़ शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो देखिए भीड़ शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। अब पूछेगा कि नहीं समूहवाचक कैसे, हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक पहले तो ये समझ लीजिए कि समूहवाचक संज्ञा कहते किसको है। तो समूहवाचक संज्ञा नाम से हमें पता चला कि समूह, यानी समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो कि किसी समूह का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अंगूर क्या है? तो अंगूर समूहवाचक संज्ञा। कैसे समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। अंगूर वैसे तोड़ लेंगे तो एक तो अंगूर आपके हाथ में आ ही जाएगा, एक अंगूर आपके हाथ में आ जाएगा, खा लेंगे, आप कहने के लिए कह सकते हैं। लेकिन अंगूर जो रहता है वो गुच्छे में फरता है, पेड़ में जब फरता है तो गुच्छे में फरता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंगूर एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए पुलिस हो गया, तो पुलिस क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसे? पुलिस जब हम कहते हैं ना, तो पुलिस से क्या होता है, पूरे पुलिस जाति का बोध होता है, और पुलिस जाति जो है वो पूरे पुलिस समूह का बोध कराती है, यानी पुलिस सब एक साथ रहते हैं, भीड़ में एक तरह से रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा हो गया? तो भीड़ मतलब बहुत सारा भीड़ होगा, बहुत सारे लोग होंगे, इसका मतलब यही ना हुआ। तो भीड़ भी होगा क्या, समूहवाचक संज्ञा। वर्ग हो गया, वर्ग मतलब क्लास जिसे कहते हैं, क्लास वर्ग, ये क्या हो गया, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो, यानी कि जहां पर पूरा ग्रुप में लोग रहे, भीड़ रहे, जैसे कि भेड़ हो गया, भेड़ को भी देखे होंगे कि वो एकदम ग्रुप में रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा, जितना भी भीड़ वाला जगह या फिर एक समूह वाला चीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यात्रा शब्द है, तो यात्रा शब्द जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो यात्रा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। यात्रा शब्द कौन सा शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमक शब्द है। चमक शब्द जो है ये कौन सा शब्द है, तो चमक शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान ऋषि कथाकार कौन थे। तो महान ऋषि कथाकार जो थे ये कौन थे, अब आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, लेव तोल्स्टॉय थे। महान ऋषि कथाकार कौन थे, तो लेव तोल्स्टॉय थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी जो बताया आपको प्रतिपूर्ति वाला 3 चैप्टर, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि महान ऋषि कथाकार कौन थे, तो लेव तोल्स्टॉय थे। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1870 से 1890 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। कितना से कितना लेकर 1870 ईस्वी से लेकर के 1890 ईस्वी के बीच में मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। तो लगभग 300 से अधिक कहानियां 1870 से लेकर के 1890 के बीच मोपासा की लगभग 300 कहानियां प्रकाशित हुई थी। अब आपको याद रखना है कि मोपासा थे कौन। तो मोपासा जो है वो रस्सी का टुकड़ा, जो वो प्रतिपूर्ति वाला 3 चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है। ये रस्सी का जो टुकड़ा चैप्टर है उसके लेखक है गार्डी मोपासा। उनका पूरा नाम है गार्डी मोपासा, वैसे मोपासा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गार्डी मोपासा जो है वो रस्सी के टुकड़ा चैप्टर के लेखक का नाम है, ठीक है। और ये गार्डी मोपासा रहने वाले कहाँ के हैं, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 2020 में तो पूछा भी गया था कि गार्डी मोपासा कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के, तो फ्रांस के रहने वाले थे गार्डी मोपासा। इसको याद रखिएगा, इसी से यही बस 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए ना, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, इस वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए थोड़ी देर एक क्वेश्चन देखे तो उसमें वो था सरल वाक्य, वो वहाँ पर था ना कि मैंने देखा या कुछ इस तरह था ना कि मैंने देखा या वह जा रहा, ये सब क्या वाक्य हो गया, सब सरल वाक्य हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये कौन सा वाक्य है, तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। अब पूछेगा कि ये संयुक्त वाक्य क्यों है, ये सरल वाक्य क्यों नहीं है। इसमें अगर सिर्फ रहता है कि मैंने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया, ये रहता अगर तो ये सरल वाक्य हो जाता है। एक शब्द में कहना है कि मैंने भोजन नहीं किया, उसने भोजन नहीं किया, ठीक है, तो ये हो गया सरल वाक्य। लेकिन इसमें दिया हुआ कि मैंने भोजन नहीं किया इसीलिए मेरी भूख नहीं मिटी, मतलब 2 सेंटेंस में दे दिया ना, इसीलिए मतलब मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, समझ गए, ये क्या हो जाएगा, तो संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। चारों में पढ़ लेते हैं कौन कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। पढ़ने से लग रहा है कि थोड़ा अटपटा सा, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। उसके स्त्री नहीं है, ये भी पढ़ने में आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, मतलब पढ़ के थोड़ा अपने आप में लगेगा कि ये तो सेंटेंस ठीक जम ही नहीं रहा, ठीक है, पढ़ने से पहले आपको लग जाएगा। उसके बेटी नहीं है, उसके बेटे नहीं, ये हो सकता था उसकी बेटी नहीं है, ये नहीं लग रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा इसका कि यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह बात कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि तेरी कुड़माई हो गई, इसका किस कहानी से संबंध है। ये तेरी कुड़माई हो गई ये किस चैप्टर से लिया गया, तो ये उसने कहा था चैप्टर से लिया गया। और आपके जानकारी के लिए बता दें इस चैप्टर से 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इस साल साइंस वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से ही थे, टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस और आर्ट्स वाला में तो बस 4-5 ही ऑब्जेक्टिव थे इस चैप्टर से, लेकिन 8-7 या 8 ऑब्जेक्टिव थे इस 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें उसने कहा था कहानी से। तो सभी क्वेश्चन को आप लोगों को वैसे उसने कहा था जो ऑब्जेक्टिव बताए तो उस समय तो आपको बता ही दिए थे, लेकिन फिर भी आपको अभी कुछ जानकारी के लिए बता देते ताकि और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आए आप समझ जाएगा, ठीक है। तो तेरी कुड़माई हो गई या किस कहानी से संबंध है, तो तेरी कुड़माई हो गई ये जो है ये उसने कहा था कहानी से संबंध है। उसने कहा था जो कहानी से संबंध है, इस चैप्टर से 8 ऑब्जेक्टिव इस साल पूछे गए थे। हो सकता है इस साल 5 ही पूछते, लेकिन 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर का व्याख्या वाला जो क्वेश्चन है सबको अच्छे से बता दिए। उस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था कहानी से संबंध है। और उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी, तो 1915 में लिखी गई थी उसने कहा था कहानी। और उसने कहा था कहानी को किसने लिखा था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो इसके लेखक है इन्होंने लिखा था उसने कहा था कहानी को, ठीक है। चंद्र शर्मा का रहने वाले कहाँ के थे, तो चंद्र शर्मा जो है गुलेर नामक ग्राम यानी कि उनके गाँव का नाम था, वहाँ पर रहने वाले थे जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है इस चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मल बात आपको पता ही होगा, इसमें लहना सिंह था, उसने पूछा था लड़की से कि तेरी कुड़माई हो गई, वो सिख लड़की थी। लहना सिंह जो अपने मामा के यहाँ गया था 12 वर्ष का था, उस समय वो लड़की 8 वर्ष की थी, दुकान पर गई थी। तो लहना सिंह ने उससे पूछ दिया था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी तेरी कुड़माई मतलब होता है सगाई, ठीक है, तेरी सगाई हो गई, इस तरह से पूछा था। लड़की जो थी वो धत कह के चली जाती थी। ये सब नॉर्मल है, ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कभी कभी घुमा के पूछ दिया जाता है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो ये है कि उसने कहा था जो कहानी के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी
इन्होंने बस 3 कहानी लिखी है, यानी पूरे जीवन में बस 3 ही कहानी लिखी है। और तीनों कहानी को याद रखना है कि कौन सा 3 कहानी है और वो कब कब लिखा गया था। तो पहला कहानी तो समझ गए कि उसने कहा था कहानी 1915 में चंद्रशर्मा गुलेरी ने लिखी थी। इसके अलावा और 2 कौन सी कहानी है, तो वो 2 कहानी है सुखमय जीवन, सुखमय जीवन जिसे कि 1911 में चंद्रशर्मा गुलेरी ने लिखा था, और बुद्ध का कांटा। सुखमय जीवन चंद्रशर्मा गुलेरी ने 1911 में लिखा था, बुद्ध का कांटा भी चंद्रशर्मा गुलेरी ने 1911 में लिखा था, और उसने कहा था कहानी को चंद्रशर्मा गुलेरी ने 1915 में लिखा था। ठीक है, इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक से पूछे जाते हैं उसके लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे जितना भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाएगा वो सब आपसे बन जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव इस साल, पिछले साल का अगर बात करें तो अलग छोड़ दे, तो इस साल सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा गया था, उसने कहा था कहानी से। ठीक है, चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रक्षक शब्द में प्रत्यय है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय आपको कैसे पहचाना है, तो उपसर्ग वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे उपसर्ग कैसे पहचाने। अभी बताते हैं आपको कि रक्षक शब्द में प्रत्यय कैसे पहचाने। ये तो एक हो गया रक्षक शब्द, लेकिन हो थोड़ी सकता है कि यही शब्द आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि रक्षक शब्द का प्रत्यय बताइए। आपसे तो कोई भी शब्द पूछ सकता है ना, ये तो हम आपको बता रहे एग्जाम्पल के लिए। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन अगर नहीं भी पूछे तो आपको कैसे पता रखना है कि प्रत्यय को हम कैसे पता करेंगे कि उस शब्द में प्रत्यय क्या है। अब जैसे ही जो शब्द के बारे में पूछा जाए, इस शब्द में हम बताइए कि रक्षक क्या है। जैसे इसमें बता रहे हैं कि रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है, अभी आप लोग खुद बताइएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। देखिए जो भी शब्द हो उसको हमें बोलना है। जैसे रक्षक कैसे बोलेंगे, रक्षक। देखिए बोल रहे हैं ना, तो लग रहा है रक्षक, लास्ट में आपको क्या है, अक आया ना, रक्षक अक आता है, तो यही हो जाएगा अक इसका प्रत्यय। यानी जो भी शब्द हो उसको हमें अपने आप बोलना है, और लास्ट में अपने आप निकलेगा, जो मतलब लिखा नहीं जाता है, सिर्फ बोला जाता है। बोलते हैं ना तो ऐसे सुनाई पड़ता है। जैसे रक्षक अक आता है ना, यही अक जो हो जाता है इसका प्रत्यय हो जाता है। ऐसा जो भी शब्द हो ना प्रत्यय वाला, प्रत्यय से भी 4-5 क्वेश्चन आएगा, उपसर्ग से 4-5 रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 50 बनाना। ठीक है ना, तो आपको 4-5 क्वेश्चन उपसर्ग प्रत्यय से रहेगा, यानी टोटल 7-8 क्वेश्चन आएगा। तो 7-8 क्वेश्चन आपको करके ही लेना है, एक भी नंबर इसमें कटने नहीं देना है। ठीक है, संधि विच्छेद में थोड़ा आप लोग से गलती हो जाता है, हम समझते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो 8 का 8 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और 8 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। वैसे भी हिंदी एकदम हल्का सा सब्जेक्ट है, आपको 95 प्लस उसमें हिंदी में लेके आना है। ठीक है ना, कैसे आएगा वो भी आपको बता देंगे। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको समझाएंगे। जितना क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा हिंदी के लिए, वैसे तो सभी सब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं, लेकिन हिंदी के लिए वो आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना, एग्जाम से पहले, और बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा देंगे एग्जाम होने से पहले, ताकि बार बार आप लोग प्रैक्टिस करें, रिवीजन हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये आंख बंद करके आप बता दे, तो इस चैप्टर से। जैसे अभी आपसे कोई पूछा जाए उसने कहा था कहानी के कोई कौन लेखक है, आंख बंद करके बताएगा चंद्रशर्मा गुलेरी है, उसने कहा था 1915 में लिखी गई थी। इस तरह से आपको बताना होगा, वो भी जनवरी में नहीं, सिर्फ दिसंबर तक आपको इतना अच्छा से कंप्लीट रखना है। क्यों? क्योंकि जनवरी में जो मॉडल सेट आएगा बिहार बोर्ड की तरफ से रिलीज किया जाता है, उस मॉडल सेट को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और भी मॉडल सेट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उस समय में देखेंगे। उससे पहले आपको ये टारगेट रखना है कि हमारा सिलेबस दिसंबर तक ही कंप्लीट हो जाए। सब सिलेबस नहीं कंप्लीट हो, साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बता दिए कि रक्षक में अक शब्द जो है ये पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। और अर्धनारीश्वर पाठ जो है एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो एक निबंध है जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, इसको याद रखिएगा। और दिनकर जी के बारे में एक और बात याद रखनी है कि इन्होंने उर्वशी एक लिखी थी अपनी साहित्य को, जिसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा जा सकता है कि किसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, दिनकर को, तो उर्वशी के लिए। और अर्धनारीश्वर जो ये कब लिखा गया, तो 1952 में लिखा गया अर्धनारीश्वर को। किसने लिखा है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराण शब्द में विशेषण क्या है। तो पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पौराणिक हो जाएगा पुराण शब्द का विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द कौन सा है। तो नया जो शब्द है ये विशेषण है। और विशेषण क्यों है, क्योंकि विशेषण हम उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। यह नया माल है, इसमें नया जो है ये विशेषता बता रहा है कि ये नया है, यानी ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह ने किस चैप्टर को लिखा है आपके बुक पाठ्य पुस्तक में, तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नि जोड़ आधार। निराधार यानी नि जोड़ आधार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निराधार का संधि विच्छेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यश जोरदा यशोदा, यानी यश जोरदा यशोदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रामपुरवा कहाँ पे है। रामपुरवा जो है ये गांव है, ये कहाँ पे है, तो ये भितरवा के पास है। रामपुरवा गांव है जो कि कहाँ पे है, तो भितरवा के पास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। तभी आप लोगों को पढ़ते थोड़ी देर पहले बताए थे कि पढ़ते जैसे ही है उसको बोलना है, और परलोक में कि जैसे उपसर्ग है, पढ़ते में तो बोलना है लेकिन उपसर्ग में क्या करना है, तो उपसर्ग में आपको देखना है, क्या देखना है, जैसे ये लिखा हुआ है परलोक। अब आपको इसमें बताना है कि उपसर्ग कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, पहले प हटाएंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। तो प अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, रलोक। रलोक कोई शब्द नहीं है, आपको ही पता है, तो ये इसलिए प नहीं होगा इसका उपसर्ग। अब क्या करेंगे, पर लगाएंगे, पर ले लेंगे हम उपसर्ग, फिर पढ़ेंगे लोक, तो बच जाएगा क्या, लोक। लोक तो सब सुना लगता है कि लोक हम कितना बार सुन चुके हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा उपसर्ग, इसका उपसर्ग हो जाएगा पर। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, परलोक में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो पर हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे परलोक में उपसर्ग क्या हो गया, तो पर हो गया, इसी तरह से करके आपको देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है। अब इसमें आप लोग खुद बताइए कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है। पहले वीडियो को रोकिए, पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर वीडियो को देखिएगा आगे, ठीक है। सपरिवार में कुछ शब्द में उपसर्ग क्या है, ये आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए। गलती होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले बताइए, ठीक है। तो सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो सपरिवार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा सौ। कैसे सौ इसका उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि हम सौ जैसे ही हटाते हैं तो फल बच क्या जाएगा, परिवार, और परिवार मतलब परिवार होता है, ये तो जानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा सौ, ठीक है। अगर सौ हटाते हैं उसके बाद कोई ऐसा शब्द होता है जो हमें सुना नहीं लगता, तो उसका उपसर्ग नहीं होता, ये एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम सौ जैसे ही हटाएं तो परिवार शब्द हो जाएगा, परिवार शब्द तो हम जानते हैं, इसलिए इसका उपसर्ग हो जाएगा सौ। सहित इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर सहित तो दिया भी नहीं है, सब इसलिए नहीं हो जाएगा, रिवार कोई शब्द नहीं सुना लगता है, इसलिए सौ ही इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी। मुन्नी जो थी ये कौन थी, पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि किस चैप्टर से लिया गया। तो सिपाही की माँ में मुन्नी थी, ठीक है। सिपाही की माँ की एक पात्रा थी जो कि मुन्नी थी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी ये कौन थी, तो ये थी बिश्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिश्नी की बेटी थी मुन्नी। अब बिश्नी कौन थी, तो बिश्नी की एक बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। उसमें एक मानक था जो कि बिश्नी का बेटा था, वो युद्ध पर गया था और उसी के दौरान इस चैप्टर लिखा गया, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, जिसके कि लेखक मोहन राकेश हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जियासी की मृत्यु कब हुई थी। मलिक मोहम्मद जियासी की मृत्यु कब हुई थी। मलिक मोहम्मद जियासी की जो मृत्यु है ये लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, तो मलिक मोहम्मद जियासी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मलिक मोहम्मद जियासी ने कौन सा चैप्टर लिखा है आपके पाठ्य पुस्तक में, तो करवक चैप्टर के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जियासी, ठीक है। और मलिक मोहम्मद जियासी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो जियास कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जियासी का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी ईमानदार शब्द का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा, तो ईमानदार का हो जाएगा बेईमान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात का विलोम शब्द क्या होगा। तो रात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि रात का उल्टा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब देखिए इसी तरह का जो क्वेश्चन आ जाता है ना, अब अगर आपसे एग्जाम में तो आप लोग करने लगते हैं कि अरे हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन क्वेश्चन एकदम ईजी है। क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपना लिया था। किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपना लिया था तुलसीदास ने, तो अवधी व ब्रज भाषा को, अवधी व ब्रज भाषा को तुलसीदास ने अपने युग में अपना लिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य हो वह क्या होगा। देखिए जो खाने योग्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे खाद्य कहेंगे ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो खाने योग्य हो वो क्या होगा, खाद्य होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो कार्य करता है यानी कि जो काम करता है उसके लिए एक शब्द क्या करेंगे, काम करने वाला कार्यकर्ता होगा। कार्य यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिए कार्य का मतलब होता है काम करने वाला। तो काम करने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो कार्यकर्ता होगा। कार्यकर्ता किसको कहेंगे, कार्य करने वाले को कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा है, तो वृंदावन जो है यह नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और एक और चीज आप लोग याद रखिएगा कि नाभादास ने आपके पाठ्य पुस्तक में किस चैप्टर को लिखा है, तो छपै चैप्टर जो है, छपै, इस चैप्टर को नाभादास ने लिखा है, याद रखिएगा। एक बार देख लीजिए, देखिए छपै,
छपे चैप्टर को नाभा दास ने लिखा है, आपके पाठ्य पुस्तक में ये छपे चैप्टर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो यानी क्वेश्चन कह रहा है कि शेर सिंह का जो शस्त्र समर्पण चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा, किसके द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण चैप्टर को, जो कि काव्य है, इसको लिखा गया है, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगर ऑप्शन में सिर्फ प्रसाद हो तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, कह रहे जयशंकर प्रसाद था, इसमें तो सिर्फ प्रसाद ही है, कहीं और कोई तो नहीं है, तो प्रसाद से भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रसाद अगर हो तो वो भी लगा दीजिएगा ऑप्शन में कि जयशंकर प्रसाद ही होगा वो भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। ये वाला जो क्वेश्चन है 19 में पूछा गया था, सेम यही था कि चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है। तो चंद्रशेखर शब्द जो है ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर शब्द बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है। तो रसोई घर, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि रसोई घर शब्द कौन सा समास है। तो रसोई घर शब्द जो है ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बता देते हैं आपको 19 में, 18 में, 23 में, 21 में भी पूछा गया था। 19 में, 18, 19, 21 और 23, मतलब 4 साल तो इधर ही पूछा गया, उधर का मुझे याद नहीं है, उधर भी पूछा गया, लेकिन किस किस साल पूछा गया ये याद नहीं है, लेकिन 4 साल तो पक्का पूछा ही गया। इस साल भी पूछा गया था कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि कवियों के कवि जो है ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पिछले 10 साल में कम से कम 6-7 बार पूछा गया, इसको याद ही रखिएगा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। ये इस साल के साइंस वाला एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, और पिछले कम से कम 5-6 बार पूछा गया 10 साल में, यानी पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। एक और चीज़ आपको पता है ना, एग्जाम होने से पहले आपको 10 साल यानी कि 2000 आप लोग 24 में एग्जाम दीजिएगा, तो कम से कम 14 से लेकर के और 24 तक जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी सब्जेक्टिव है, सबको आपको रटा होना चाहिए। रटा क्या, एकदम समझ में होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आप लोग आंख बंद करके बता पाए, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ऐसे करके बता पाए, ठीक है ना। इसके लिए जितना भी आपको करना पड़े, बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए। लेकिन 10 साल का जो क्वेश्चन है अगर आप लोग वो अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपका 100 में से तो 30-35 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। और 30-35 नंबर आपका आ जाएगा कैसे करके, तो 30-35 नंबर आपका आ जाएगा जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की तरफ से रिलीज किया जाएगा, उसको पढ़िएगा ना तो ऐसे ही आ जाएगा। थोड़ा मोड़ा हम आपको बता देंगे, थोड़ा आप खुद पढ़ लीजिएगा, 100 नंबर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। इन्हें सब आपको बता देंगे कि मेरा वीडियो देख लीजिए उसी से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम भी कहेंगे मेरा वीडियो देख लीजिए, उससे हो जाएगा, लेकिन आपको खुद से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद होगा, ठीक है ना। इसके लिए आपको खुद से भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, इन्हें कि सिर्फ वीडियो सब देख रहे हैं और पढ़ खुद से कुछ भी नहीं रहे। हाँ, हिंदी के लिए हो जाएगा, लेकिन और भी सब्जेक्ट है, जैसे अगर साइंस से होंगे तो आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, मैथ होगा। मैथ में तो और प्रैक्टिस चाहिए, फिजिक्स में प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप लोग आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले में क्या होता है, हाँ समझ लिए, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन देखे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो भी देखे समझ लिए, ज्योग्राफी का देख लिए समझ लिए, समझ तो लिए, लेकिन वो लिख पाते हैं कि नहीं। लिख पाने का मतलब है अगर लिखते हैं तो वर्ड की प्रॉब्लम आती है, या फिर हम 3 घंटा का एग्जाम होगा उसमें हम लिख ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि लिख भी पाते हैं कि नहीं पता चले। समझ में तो आ रहा है, याद भी हो रहा है, लेकिन लिख पाते हैं कि नहीं, वो हो रहा है कि नहीं, ये पता करना है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंगूठा चूमना यानी कि खुशमाद करना। अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, यानी उसका क्या मतलब होगा, तो खुशमाद करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साकार का विलोम शब्द क्या होगा। साकार का विलोम यानी कि साकार का उल्टा क्या हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साकार का विलोम निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह जोड़ से, निश्चय, निह जोड़ चय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चय। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण जो है ये किस काल के कवि माने जाते हैं, तो भूषण जो है ये रीति काल के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, तो रीति काल के कवि माने जाते हैं भूषण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और भूषण जो है ये आपके पाठ्य पुस्तक में किस चैप्टर को लिखे, तो कवित्त चैप्टर, कवित्त चैप्टर, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को लिखे भूषण। यानी इसका आपको याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये कवित्त चैप्टर के लेखक कौन है या उसके रचनाकार कौन है, तो भूषण है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। भूषण के बारे में कुछ और बात याद रखना हो तो याद रख सकते हैं कि भूषण का जन्म 1613 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1715 में हुई थी। उनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, कानपुर के तिकवापुर में, ठीक है, तिकवापुर में, ठीक है, उनके गाँव का नाम है। उनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। लेकिन ये सब तो आपको लेखक परिचय पता है, उस समय आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। वैसे एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको क्या करेंगे,
पहले काव्यखंड का, गद्यखंड का, दोनों का अलग से जितना भी लेखक परिचय है चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक, फिर चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक काव्यखंड और गद्यखंड दोनों को अच्छे से आपको समझा देंगे। वो अभी आया नहीं, वो वीडियो अगले बार अपलोड कर देंगे, ठीक है, कुछ दिन बाद अपलोड कर देंगे। अभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। जितना आप लोग को क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का बता चुके हैं, उसका लेखक परिचय बता चुके हैं, वो सब जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देवता शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द उस शब्द को कहते हैं जो उसी से मिलता जुलता होगा। तो जैसे कि देखिए पानी का क्या कहते हैं, हम जल भी कह देते हैं, नीर भी कह देते हैं, यानी ये सब क्या हो गया, उसी का नाम हो जाएगा। तो देवता शब्द को यानी भगवान के लिए हम किस और शब्द का प्रयोग करते हैं? तो देवता के लिए हम देव शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था कि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था रघुवीर सहाय का जन्म। कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था रघुवीर सहाय का जन्म, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और रघुवीर सहाय के बारे में आप एक और चीज याद रखना है कि आपके पाठ्य पुस्तक में किस चैप्टर को रघुवीर सहाय ने लिखा है? तो अधिनायक जो चैप्टर है उसके लेखक रघुवीर सहाय है, ठीक है। और रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और इनका जन्म हुआ कब था? तो 9 दिसंबर 1929 को रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज की रचना नहीं है, इन्हें की है, मलयज की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी भी हो जाएगा। मलयज की रचना कौन सी नहीं है? तो न आने वाला कल, जूठन, ये सब जो है ये मलयज की रचना नहीं है। जूठन जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जूठन चैप्टर को लिखा गया है, जो कि उनकी आत्मकथा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञात का विलोम क्या होगा? ज्ञात का विलोम यानी कि ज्ञात का उल्टा क्या हो जाएगा? ज्ञात यानी अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विशेषण है, तो भारत का विशेषण क्या होगा? तो भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का विशेषण भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। ये चैप्टर 3 से लिया गया है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार यानी कि लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जो वो भाषण दिए थे, ठीक है ना, उसी भाषण का एक छोटा सा अंश लेकर के इस चैप्टर को तैयार किया गया था, संपूर्ण क्रांति चैप्टर को। और एक और चीज आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल के नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से? तो बाउल के नाम से। और जब ये बड़े हो गए जयप्रकाश नारायण, तब इन्हें जेपी और लोक नायक के नाम से पुकारे जाने लगा, ठीक है। लोक नायक के नाम से फेमस भी थे जयप्रकाश नारायण। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। लेकिन चंद्र शर्मा गुलेरी जो थे ये गुलेर ग्राम का, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये उसने कहा था, कहानी जो लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी, उन्हीं के बारे में ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत चैप्टर के लेखक है, ठीक है। बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। और इनका निवास स्थान, इनके रहने वाले कहाँ के थे? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के बालकृष्ण भट्ट रहने वाले थे। इनके माता का नाम था पार्वती देवी और इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है इस चैप्टर से, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि बालकृष्ण भट्ट के जो पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे वो पेशे से क्या थे? वो पेशे से एक व्यापारी थे, इसको भी याद रखिएगा। बस ये इसी सबसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था? तो ये चैप्टर दूसरा का क्वेश्चन है। उसने कहा था कहानी जो है उसी का ये क्वेश्चन है कि पलटन का विदूषक कौन था। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी के मरते रचना किसकी है? तो माटी के मरते जो रचना है ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो कौन सी कृति? तो शुद्ध कविता की जो खोज है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और आपका चैप्टर 4 जो है अर्धनारीश्वर, जो कि एक निबंध है, वो भी किसने लिखा है? तो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसको भी रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। यह अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञे के पिता का नाम था, तो अज्ञे के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इनकी माता का नाम था वयंती देवी। क्या नाम था इनके माता का नाम? तो अज्ञे के माता का नाम था वयंती देवी, इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और अज्ञे का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञे का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें इंग्लैंड जो था ये किसके विरुद्ध में, यानी कि किसके खिलाफ में लड़ा था?
था? तो जर्मनी के खिलाफ में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड जो था ये जर्मनी के खिलाफ में लड़ा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है? तो ये चैप्टर दूसरा से लिया गया है। उसने कहा था जो कहानी है उसी से ये चैप्टर को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो चंपारण में जो धांगर थे वो कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इतना डिटेल से आप लोगों को इसलिए बताते हैं ताकि अगर आप सुनते सुनते कुछ भी तो याद हो जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव में कहीं पर भी आप पढ़ ले तो थोड़ा भी अगर आप सुने रहेंगे पढ़े रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए आपको डिटेल में बताते चलते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं डिटेल में नहीं बताएं, तो डिटेल में अगले वीडियो से नहीं बताएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराते चलेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग जरूर बताइए कि हाँ डिटेल में बताना है, तो अगले वीडियो से क्या करेंगे और अच्छे से डिटेल में और बताया करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे भी आपको बता देते हैं कि जापान में धांगर कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए थे। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? ये क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन को 2023 का जो एग्जाम हुआ था आर्ट्स वाले का, उसमें किस तरह से पूछा गया था? इसी क्वेश्चन को ना 2 बार पूछ दिया था, ठीक। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा गया था? तो पहला तो इसी तरह से था कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया, ठीक है। एक इस तरह से क्वेश्चन था और इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से कौन सा संग्रह लिया गया है? तो सिपाही की माँ लिया गया था। यानी कि एक ही क्वेश्चन को ना 2 बार पूछ दिया था, यानी कि 2 नंबर तो आपके ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और सिपाही की माँ जो है एक ही जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। और सिपाही की माँ एक एकांकी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रलय के छाया के कवि हैं? प्रलय के छाया के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो है ये प्रलय की छाया के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या फिर आपके ऑप्शन में सिर्फ प्रसाद जी लिखा हो तो फिर भी याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद ही है, ठीक है। कि कहीं कहीं पर शॉर्ट में आपको प्रसाद जी भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? यानी क्वेश्चन कर रहा है कि सलाम जो है वो क्या है? तो कहानी है। और इस कहानी के कहानीकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जूठन जो आत्मकथा है उसके भी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो सुनो राधिका जो है ये मलयज की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित राम अवतार क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पंडित राम अवतार जो थे वो ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जो जे कृष्णमूर्ति है ये शिक्षा पाठ के लेखक है, ठीक है। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति है। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। और इनकी मृत्यु पूछे तो याद रखना इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म तो ये याद है कि 12 मई 1895 को हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकी मृत्यु हुई कहाँ पर थी? तो ओजई के कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के ओजई में इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 1986 को। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इनके पूरा नाम क्या था ये भी इंपॉर्टेंट है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम था। इनके माता पिता का नाम था सजीवम्मा, पिता का नाम था नारायण जिद्दू। इस सबको आप लोग याद रखिएगा। जब ये 10 वर्ष के थे जे कृष्णमूर्ति उसी समय में इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जियासी जो है वो पद्मावत के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य नाम था सूरदास के गुरु का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो राम बोला नाम था तुलसीदास का मूल नाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्तमाला के रचयिता कौन है? जो भक्तमाला है इसके रचयिता कौन है? तो नाभादास जो है ये भक्तमाला के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण के पिता का क्या नाम था? तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद जो थे ये किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती जो है ये काव्य संग्रह है, उपन्यास है, निबंध है, ये क्या है? तो बिखरे मोती जो है ये कहानी है। क्या है बिखरे मोती? तो कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? जो शमशेर बहादुर सिंह थे इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो धर्म देवी इनकी पत्नी का नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो धर्म देवी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? जो मुक्तिबोध थे इनकी माता का नाम क्या था? तो मुक्तिबोध के माता का नाम था पार्वती बाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुक्तिबोध की माता का क्या नाम था? तो पार्वती बाई नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आशीर्वाद यानी हो जाएगा आशी जोड़ वाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक जो है यह किस संधि का उदाहरण है? तो आयाधी संधि का उदाहरण है नायक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो सदैव जो है ये किस संधि का उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है सदैव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन्मति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सन्मति, इसका संधि विच्छेद करना है तो सन्मति का क्या हो जाएगा? सतमति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दशानन, जिसका अर्थात होता है दशानन यानी कि रावण, ये कौन सा समास है? यानी कि रावण जो है ये कौन सा समास है? तो रावण जो है ये बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानन शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है गजानन शब्द। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल में प्रयुक्त समास है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चरण कमल में प्रयुक्त कौन सा समास है? तो क्रमधारय समास है। चरण कमल में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रमधारय समास। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है घुड़सवार, इसमें कौन सा समास है? घुड़सवार, इसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तत्पुरुष समास है घुड़सवार में। अगला क्वेश्चन है कि अतिशय का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम मतलब होता है उल्टा, तो अतिशय, अतिशय यानी कम हो जाएगा, कोई चीज़ अति हो जाता है अतिशय हो जाती है, वही यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि आकर्षण का विलोम यानी उल्टा क्या होगा? तो आकर्षण यानी विकर्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण का विलोम है। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा होता है। पूर्ण का विलोम यानी उल्टा क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा यानी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? अनाथ यानी सनाथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कुछ विलोम शब्द ऐसा रहता है ना जिसको आप पढ़िएगा तो अपने आप मुंह से निकल जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो विलोम शब्द के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, वो तो आपको करवा ही देंगे, लेकिन आप लोग से भी बन जाएगा। जितना हम जानते हैं कि आप लोग से विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द ये बन ही जाएगा। थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ जाएगा किसमें? विशेषण में, उसके बाद संधि विच्छेद में, उसके बाद क्या कहते हैं समास में। इस समय थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर उपसर्ग प्रत्यय में उस सब को तो हम आप लोग को करवा देंगे, लेकिन विलोम शब्द और पर्यायवाची इसमें हम सोच रहे हैं आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए 1 या 2 वीडियो ही बस आएगा, वो विलोम शब्द का और पर्यायवाची शब्द का, वो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट बचा हुआ है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा आपको प्रॉब्लम बस संधि विच्छेद और समास में आएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा समझना पड़ता है, तो वो भी आप लोग को ऐसे इस तरह से बता देंगे ट्रिक से कि आप लोग को वो भी समझ में आ ही जाएगा। तो आप लोगों को हिंदी के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन लेना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो धुंधला शब्द जो है इसमें प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय में बताए थे ना धुंधला, देखिए बोल के एक बार देखिए धुंधला, इसमें तो नॉर्मल सा है ला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझ दीजिएगा कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, तो इनमें से कौन सा पद जो है वो गलत है? तो देखिए दैविक, इसमें क्या है लास्ट में इक आएगा, मतलब ये सही हो जाएगा, गलत नहीं है। सामाजिक इक आया, मतलब ये भी सही है। भौमिक, देखिए भौमिक लास्ट में आता है ना इक, बोलने में लग रहा है ना कि इक आ रहा है, यानी तीनों जो है क्या हो जाएगा? इस तीनों का प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो इक हो जाएगा। जैसे अगर दैविक रहे आपके एग्जाम में कि दैविक का प्रत्यय क्या होगा? तो इक होगा। सामाजिक का हो जाएगा सामाजिक, इक हो जाएगा। भौमिक यानी इक हो जाएगा, यानी इसमें इक है। लेकिन देखिए पक्षिक, पक्षिक इसमें इक नहीं ना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पक्षिक में इक नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान, इसको एक बार बोलिए ना, प्रत्यय जैसे ही रहे उसको बोलना है। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान कौन सा आया? आन आया, विज्ञान आन आया ना, यानी आन आया ना, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा, विज्ञान में आन प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्वासित में प्रत्यय क्या है? फिर से बोलिए निर्वासित को, बोल के देखिए तो एक बार निर्वासित, पहले बोलिए, वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या बोले। गलत भी होगा कोई बात नहीं है, ठीक है। निर्वासित क्या होगा? निर्वासित क्या होगा? इत होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्रत्यय इस तरह से बताना है, ठीक है ना। प्रत्यय तो अभी आप समझ गए होंगे, कोई भी प्रत्यय को आप लोग अब बना दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची 4 ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो रसाल जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमय, शुदा और पीयूष ये तीनों जो है ये अमृत का पर्यायवाची है, इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि अमृत का पर्यायवाची क्या है और इसमें से कोई ऑप्शन है तो हो सकता है आपका काम। तो अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो रसाल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमय, शुदा और पीयूष जो है अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी को मतलब होता है, हाथी समझते हैं, गज जो हो जाएगा जिसका पर्यायवाची हो जाएगा, कुंभी भी हो जाएगा, वारण भी हो जाएगा। लेकिन हस्त मतलब हाथ होता है, हाथी नहीं होता, हस्त मतलब हाथ होता है। तो हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो हस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काठ का उल्लू, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? काठ का उल्लू, इसका मतलब क्या होता है? एकदम मूर्ख होता है, काठे का उल्लू यानी कि एकदम मूर्ख है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काठ का उल्लू नहीं यानी कि मूर्ख होना। अगला क्वेश्चन है कुपमडुक होना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? कुपमडुक होना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? अत्यंत सीमित ज्ञान होगा। कुपमडुक होना यानी कि अत्यंत एकदम कम ज्ञान है उसको, इसलिए क्या कहेंगे? कुपमडुक होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन है कच्चे घड़े पानी भरना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इस मुहावरे का अर्थ होगा ठीक ढंग से काम न करना।
देखना, कच्चे घड़े में पानी तो भरा नहीं जा सकता, यानी कि कोई बेगारी काम ही करेगा, भरा नहीं जा सकता, फिर भी उस काम में वो लगा हुआ है, इसका मतलब होगा ठीक ढंग से वो काम नहीं कर रहा है। किसी को हम कहेंगे कि वो तो कच्चे घड़े में पानी भरा, यानी कि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि चूड़ियाँ पहनना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चूड़ियाँ पहनना, इसका मतलब क्या होगा, कायरता दिखाना है। तो आपको पता ही है कि कोई चूड़ियाँ पहन लेगा यानी कि कायरता दिखाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पर्यायवाची बताना है, उल्टा नहीं बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवाहवड़ी। विवाहवड़ी जो हो जाएगा ये रात्रि का पर्यायवाची है, ठीक है, पर्यायवाची मतलब उसी के समान। अगला क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो मधवा जो होगा ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, मधवा, माधव नहीं मधवा जो होगा इंद्र का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग में क्या बताएं कि पहले आपको एक वर्ड कट करके देखना है। देखिए पहले हम क्या करें, कट करेंगे, इसमें हम कट करेंगे बे को, जैसे हम बे को कट कर दिए उसके बाद पढ़ते हैं, बे को हटा दिए तो क्या बच गया ईमान, ईमान सुने होंगे ना, ईमान मतलब इसका क्या हो जाएगा प्रत्यय, इसका उपसर्ग, इसका उपसर्ग हो जाएगा बे, बे क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग हुआ। इसी तरह से आपको उपसर्ग बताना है, आप प्रत्यय के लिए बता ही चुके हैं कि पहले पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान, विज्ञान वी अगर हटा देते तो ज्ञान बच जाएगा, ज्ञान शब्द सुने ही है इसलिए इसका वी जो हो जाएगा ये उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, प्रतिकूल शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो प्रति शब्द जो है ये इसका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। प्र अगर हम लेते हैं तो त्रिकुल जो हो जाएगा, ये कोई शब्द नहीं सुने इसके लिए वो त्रिकुल नहीं होगा, इसलिए हम प्रति ले लेते हैं, तो कुल बच जाएगा, कुल सुने हुए हैं इसलिए प्रति क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर कि किस तरह का आपको वीडियो लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।